Hello students, good morning. Welcome to the e-learning class of Pioneer Coaching. Myself, मिश्रा सर. कोचिंग में सारे बच्चे हमको मिश्रा सर के नाम से ही यहाँ जानते हैं और वही मेरा परिचय भी है आपको. यहाँ इंग्लिश में पढ़ाता हूँ इस कोचिंग में, और ये समय का मान देखिए, समय की नज़ाकत देखिए कि जो हम लोग ऑफलाइन लड़कों को से रूबरू होकर पढ़ाते थे, आज मोबाइल पर पढ़ाना पड़ रहा है, वीडियो शूट करके पढ़ाना पड़ रहा है. खैर, ये स्थिति हमेशा नहीं रहेगी. अगर भगवान चाहेंगे तो अगले महीना से ही, अगर नहीं तो उसके अगले महीना तक तो हर हालत में ऑफलाइन हो ही जाना है. फिर आमने सामने हम लोग हो जाएंगे तब पढ़ाई होगी. ये तो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. चूँकि बहुत सारे लड़के आ रहे थे, लड़कों का समय बीत रहा था, तो 12 का भी हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं. पहले तो हम लोग वेट किए कि मैंने ऑफलाइन ही पढ़ाएं लड़कों से, कोरोना का संकट ख़त्म हो और हम लड़कों से सीधे पढ़ाएं. लेकिन जब लगा कि नहीं हो पाएगा, तब ऑनलाइन पढ़ाना हम लोगों ने शुरू किया. ये क्या है? ये वैकल्पिक एक व्यवस्था है, कम चलाऊ व्यवस्था है. इससे बहुत काम नहीं होगा, ये काम चलाने वाली बात है. आगे से ऑफलाइन हो जाएगा, आपसे भी हम रूबरू होंगे और तब ज़्यादा बढ़िया से पढ़ाई होती है. इसमें है कि लड़का कोई सवाल पूछना है तो फिर कमेंट बॉक्स में जाएगा, कमेंट करेगा, तो फिर अगले दिन पता चलेगा तब न जवाब देंगे. क्लास में है कि लड़का सीधे खड़ा होकर सवाल पेश किया और टीचर लोग उसका जवाब देते थे. खैर, जो है उसी में चलना है. अब चलिए, इंग्लिश जो है, इसके बारे में समाज में एक हौवा है. बहुत सारा लोग हौवा बना दिए हैं, इंग्लिश है. इंग्लिश दुनिया की सबसे सरल भाषा है. दुनिया की सबसे सरल भाषा है. बस केवल एक प्रयास करने की आवश्यकता है. थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा. अगर दुनिया की सबसे सरल भाषा नहीं होती तो इंग्लिश कब पैदा हुई भाई? 449 में, 449 ईस्वी में इंग्लिश की उत्पत्ति हुई और आज 2000 ईस्वी तक आते आते इंग्लिश दुनिया पर अपना आधिपत्य कायम कर ली. क्यों? इसलिए कि सरल भाषा है. बाकी जितनी भाषाएं हैं वो क्लिष्ट हैं, इसीलिए वो दुनिया पर अपना आधिपत्य नहीं कायम कर पाए. और अंग्रेजी चूंकि बहुत सरल भाषा है, इसलिए दुनिया पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया. जैसे हम हिंदी की बात करते हैं. अब हिंदी में देखिए, हिंदी में है कि बड़ों को आप कहना है, छोटों को तुम कहेंगे. इंग्लिश में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है. बड़ा हो छोटा हो सबको यू कह दीजिए, बात खत्म हो गई. तो अब हिंदी में ये समूचा बाजार है, लेकिन इंग्लिश में नहीं है. इसीलिए इंग्लिश जो है वो एकदम सरल भाषा है. इसमें थोड़ी भी क्लिष्टता या जटिलता नहीं है. चूँकि हमारी भाषा नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ और स्कूल का सिस्टम, यहाँ सरकार का सिस्टम उल्टा पुल्टा है. मैट्रिक में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है और +2 में इंग्लिश कंपलसरी है. तो जो लड़का इंग्लिश मैट्रिक में पढ़ के नहीं है, अब उसको ज़बरदस्ती हम +2 में पढ़ाते हैं. अगर वहाँ कंपलसरी रहता और यहाँ इच्छा पर कर देते तो ये थोड़ा समझ में आने की बात थी. तो जहाँ बेस सिखाना है वहाँ कंपलसरी नहीं है, इसलिए लड़का वहाँ पढ़ता नहीं है. और यहाँ आने के बाद कंपलसरी हो गया. तो जब कंपलसरी हो गया तब लड़कों पर ये थोपा जैसा महसूस होता है. लड़के लगता है कि मैंने उनके ऊपर थोपा गया है. लेकिन इसमें थोड़ा सा भी चिंता या थोड़ी सी भी डर करने की कोई आवश्यकता नहीं है. इंग्लिश एकदम सरल और आसान भाषा है. बस एक प्रयास करने की आवश्यकता है. प्रयास कीजिएगा, एकदम दौड़ने लगिएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. अब चलिए इंग्लिश के सिलेबस की बात करते हैं. 2009 में जो +2 का सिलेबस बदला, उससे पहले का जो सिलेबस था 2009 से पहले +2 का, उसमें सेलेक्टेड चैप्टर्स थे पढ़ने के लिए।
और वही वही चैप्टर पढ़ा दिया जाता था लोगों को। जैसे मान लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच था, आर्टिकल था, टेंस था, ठीक है, तो इतना ही चीज़ था, तो इतना ही चीज़ पढ़ा दिया जाता था। 2009 में जब ये सिलेबस बदला तो इसको थोड़ा सीबीएसई के पैटर्न पर लाया गया और इसमें कुछ वैसे चीज़ जोड़े गए जिनको पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए थॉरोली नीचे से आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। यानी वैसे चीज़ अब जुट गए सिलेबस में कि उसको पूरा थॉरोली जब तक मैंने ग्रामर पढ़िएगा नहीं तब तक काम चलने वाला नहीं है। तो ये ज्ञान के ख्याल से ये बहुत अच्छा चीज़ लागू हुआ कि पहले सेलेक्टेड चीज़ पर नीचे का ही सब चीज़ था, यही चीज़ पढ़ा देते थे, ऊपर का सब चीज़ छूट जाता था। अब क्या है कि सब ऊपर का डाल दिया गया है, इसलिए नीचे का ऑटोमेटिक आप नहीं पढ़िएगा तो वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अब एकदम आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छा जरूर हो गया है जिसमें बच्चे शुरू से एकदम पढ़ते हैं और थॉरोली पूरा ग्रामर लड़के पढ़ते हैं। वो पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है, ठीक है। तो अब जो सिलेबस है उसमें आपको सेंटेंस पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, टाइम एंड टेंस पढ़ना है, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि जितना भी इंटरचेंज होने वाला टॉपिक है सब ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। अलग अलग, जैसे मान लीजिए नरेशन है, वॉइस है, डिग्री है, रिमूवल ऑफ टू है, तो ये सब क्या है, ये ट्रांसफॉर्म होते हैं, यानी सेंटेंस का रूप बदलता है। तो इस सब को एक शीर्षक में रखा गया है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं तो ये जितना भी बदलने वाला टॉपिक है सब उसके अंदर समाहित हो जाता है। समझ गए ना बात? तो आज हमारा चूंकि पहला दिन है इसलिए थोड़ा बहुत हम आपको कुछ बताते हैं। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में हम सेंटेंस लिखते हैं, तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए प्रॉपर सीक्वेंस हैविंग ए कंप्लीट सेंस। ठीक है, इट मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स in a proper sequence having a complete sense is called a sentence। यानी शब्दों का एक समूह जो एक क्रम में व्यवस्थित हो और उनका कोई अर्थ निकले, सार्थक अर्थ निकले, सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि द स्टार्स शाइन at night। The stars shine at night। तारे रात में चमकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि ये एक पूरा सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके सारे शब्द क्रम में व्यवस्थित हैं और इसका अर्थ बन रहा है इस वाक्य का, इसलिए ये एक सेंटेंस है। लेकिन अगर हम यहां लिख दें कि द एट साइन स्टार्स नाइट, अब क्या है कि द यहां है तो यहां भी है, एट है यहाँ तो यहाँ भी एट है, साइन है तो साइन है, स्टार्स है तो स्टार्स है, नाइट है तो नाइट है। लेकिन ये क्या है कि जो जो शब्द इस वाक्य में है वही वही शब्द यहाँ भी हैं, लेकिन ये प्रॉपर एक सीक्वेंस में नहीं है, क्रम में व्यवस्थित नहीं है, इसलिए इस शब्द से इस ग्रुप का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए एक सेंटेंस नहीं है। समझ गए ना बात? तो सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए प्रॉपर सीक्वेंस हैविंग ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो क्रम में व्यवस्थित हो और उसका कोई सार्थक अर्थ निकले, वाक्य कहलाता है। ठीक है,
कोई भी सेंटेंस होता है तो उसके दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड। ठीक है, यानी सब्जेक्ट वाक्य का एक अंश है, एक हिस्सा है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। और प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट के बारे में जो बात कहा जाता है वो प्रेडिकेट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि द स्टार्स शाइन एट नाइट, तारे रात में चमकते हैं। क्या चीज चमकते हैं? तो तारे। तो किसके बारे में हम कह रहे हैं कि रात में चमकते हैं? तो द स्टार्स, इसलिए ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट है द स्टार्स, तो इसके बारे में हम क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि ये रात में चमकते हैं। तो जो बात इसके बारे में हम बोल रहे हैं तो ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है ना? तो इसलिए कोई भी सेंटेंस है तो उसका दो भाग होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वाक्य का वो अंश होता है, एक अंश होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और जो उसके बारे में जो चीज कहा जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। समझ गए? तो ये हो गया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। है, ये तो हमने बात के क्रम में कह दिया, लेकिन क्लास है तो हमने कहा कि ग्रामर में आर्टिकल पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए जो एकदम आसान चीज है उसके बारे में हम आज शुरू करते हैं, आपको बतलाते हैं। ये है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं? हमने कहा कि ए, एन तथा द। ए एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। इनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। किसका? ये जो ए एन दी होते हैं इनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। वैसे आर्टिकल का शाब्दिक अर्थ पूछिएगा तो डिक्शनरी उठा के देखिएगा तो उसका अर्थ दिया होगा सामग्री। आर्टिकल माने होता है सामग्री। ठीक है, तो ये जो ए एन दी होते हैं इनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। क्या करते हैं? किसी नाउन के पहले आते हैं और पहले आकर उस नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाते हैं। यानी ए एंड दी को आर्टिकल्स कहा जाता है। इनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ये किसी नाउन के पहले लगकर उस नाउन को इनडेफिनिट या डेफिनिट बनाते हैं। इनडेफिनिट यानी अनिश्चित, या डेफिनिट निश्चित बनाते हैं। ठीक है, जैसे आई सॉ ए गर्ल। आई सॉ ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखा। ठीक है, दूसरा है कि द मैन हु इज sitting there is
हैंडसम, द मैन हु इज सीटिंग देयर इज हैंडसम। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ए एन दी को आर्टिकल्स कहा जाता है, इनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। क्या करते हैं, किसी नाउन के पहले लगते हैं और पहले लगकर उस नाउन को इंडेफिनिट या डेफिनिट बनाते हैं, यानी अनिश्चित या निश्चित बनाते हैं। जैसे आई सॉ ए गर्ल, गर्ल क्या है, यहाँ नाउन है, इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। तो आई सॉ ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखा, तो ए जो है क्या किया है, इस गर्ल को इंडेफिनिट बना दिया है, अनिश्चित बना दिया है, क्योंकि मैंने एक लड़की देखा तो मैंने किसको देखा ये नहीं पता चल रहा है। पता चल रहा है आपको, हमने कहा कि मैंने एक लड़की देखा, तो आप समझ गए हम किसको देखे, नहीं। इससे ये नहीं पता चल रहा है कि रानी को देखा कि रेखा को देखा, माला को देखा कि सुरेखा को देखा, गोरी को देखा कि काली को देखा, लंबी को देखा कि ठीकनी को देखा, कुछ पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। इसलिए ये जो है इस गर्ल को इंडेफिनिट बना दिया है। जबकि दूसरा सेंटेंस है कि द मैन हु इज सिटिंग देयर इज हैंडसम, जो आदमी वहां बैठा है वो सुंदर है, हैंडसम है। कौन सुंदर है, हमने पूछा, हमने कहा कि द मैन हु इज सिटिंग देयर इज हैंडसम, जो आदमी वहां बैठा है वो सुंदर है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कौन सुंदर है, तो क्या कहिएगा, जो वहां बैठा है। तो वहां कौन बैठा है, वहां राम सिंह बैठे हैं, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूं कि इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर मैन हु इज सिटिंग देयर। मैं एक खास आदमी की बात कर रहा हूं जो वहां बैठा है, जो वहां खड़ा है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। यहां जो बैठा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो वहां बैठा है उसकी बात मैं कर रहा हूं। इसका मतलब है कि यहाँ ये मैन जो है ये नाउन है और इसके पहले ये द का यूज हुआ है। क्या किया है, इस मैन को निश्चित कर दिया है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हु इज सिटिंग देयर, जो वहां बैठा है उसकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन अगर इस वाक्य को हम देखें कि आई सॉ ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखा, तो इससे हम पूछे कि किसको देखा, पता नहीं चल रहा है किसको देखा। यहाँ वाली को देखा कि वहां वाली को देखा, आते को देखा कि जाते को देखा, कुछ पता चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। इसीलिए ये जो है इस गर्ल को इंडेफिनिट बना दिया है, जबकि द जो है इस मैन को डेफिनिट बना दिया है, निश्चित बना दिया है कि हम उसी की बात कर रहे हैं जो वहां बैठा है। और ए यहाँ इंडेफिनिट बना दिया है, निश्चित कर दिया है, जिससे ये नहीं पता चल रहा है कि कौन लड़की है। समझ गए ना बात। तो इसलिए चूंकि ये इंडेफिनिट और डेफिनिट दोनों बनाते हैं, इसलिए आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं। पहला इंडेफिनिट, और दूसरा डेफिनिट। इंडेफिनिट और दूसरा डेफिनिट, ठीक है। तो इंडेफिनिट में क्या आएगा, ए एन, ए कॉमा एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है। और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। किसी भी ठीक है। तो हमने कहा कि दो आर्टिकल्स होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट, जिसमें ए एन को इंडेफिनिट और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है। किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर माने एक वचन, काउंटेबल माने जो गिना जा सके, काउंट किया जा सके, तो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग निश्चित रूप से होता है, अवश्य होता है, ठीक है। यदि शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो, कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उसके पहले ए का यूज होता है, और वॉवेल से शुरू हो तो उसके पहले एन का यूज होता है।
कॉन्सोनेंट और वॉवेल क्या है? वॉवेल के कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स हैं। और इसके अलावा जो 21 लेटर्स हैं ABCD में, वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, तो इनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो हमने कहा कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। जैसे हमने कहा कि यह एक कलम है, क्या ट्रांसलेशन होगा? दिस इज ए पेन। और हमने कहा यह कलम है, इसका क्या होगा? इसका भी यही होगा, दिस इज ए पेन। हमने क्या कहा कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल, पेन क्या है? सिंगुलर है और काउंटेबल है, इसके पहले हिंदी में एक रहेगा चाहे नहीं रहेगा, ये एन का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। यदि शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उसके पहले ए का यूज होता है, और वॉवेल से शुरू हो तो उसके पहले एन का यूज होता है। जैसे हमने कहा ए बुक, ए बुक, तो बुक क्या है? बी यहां कॉन्सोनेंट से शुरू है, इसलिए ए का प्रयोग हुआ है। ठीक है, हमने कहा एन एप्पल, तो एप्पल क्या है? ए ये वॉवेल से शुरू है, इसलिए एन का प्रयोग हुआ है। समझ गए ना बात? तो हमने कहा कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। यदि वह शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा, और वॉवेल से शुरू होगा तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन यहां भी बात है कि यदि कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो या वॉवेल से शुरू हो, यदि कोई शब्द वॉवेल से शुरू हो और उसका उच्चारण यदि कॉन्सोनेंट जैसा हो तो उसके पहले ए का यूज होता है। जैसे ए, यूरोपियन, ठीक है, ए 1 रूपी नोट, ए यूरोपियन, ए 1 रूपी नोट। तो यहां क्या है कि यूरोपियन शब्द ई से शुरू है और 1 ओ से शुरू है। ये दोनों क्या है? वॉवेल लेटर है ना, लेकिन इनके पहले ए का प्रयोग हुआ है। अभी हमने आपको बताया कि यदि शब्द वॉवेल से शुरू होगा तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा, और कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो ए का प्रयोग होगा। यहां हम क्या कह रहे हैं कि यदि कोई शब्द वॉवेल से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण यदि कॉन्सोनेंट जैसा हो तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। इसी तरह से यदि कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण यदि वॉवेल जैसा हो तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे एन आवर, एन एम ए बी एम ए, ठीक है। तो यहां क्या है? एन का प्रयोग हुआ है, जबकि ये एच से शुरू है। एच क्या है? कॉन्सोनेंट है। ये एम से शुरू है। एम क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो अभी हम क्या बोले कि यदि शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा, वॉवेल से शुरू होगा, एन का प्रयोग होगा। आगे हम ये कह रहे हैं कि किंतु यदि कोई शब्द अगर वॉवेल से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट जैसा हो
तो इसके पहले ए का प्रयोग होता है। या यदि कोई शब्द अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण अगर वॉवेल जैसा हो तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे यूरोपियन और वन के पहले ए का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? दोनों वॉवेल से शुरू है, इसलिए कि इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा है। और यहाँ आवर और एम के पहले एन का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? जबकि इसका ये दोनों कॉन्सोनेंट से शुरू है, ये एच से और ये एम से, दोनों कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन एन का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? इसलिए कि इसका उच्चारण वॉवेल जैसा है। अब सवाल उठता है कि आप ये कैसे समझ रहे हैं कि इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा है कि वॉवेल जैसा है? नहीं, ये कैसे समझ में आ रहा है कि उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा है कि वॉवेल जैसा है? तो इसका हम आपको एकदम एक सरल तरीका बता देते हैं। जैसे यही शब्द रहेगा, हम इसको यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है। और आपसे हम कहते हैं कि यहाँ आप आर्टिकल प्लेस कीजिए, क्या होगा? तो मान लीजिए कहीं भी कंफ्यूजन अगर आपके मन में अगर बनता है कि ये वॉवेल से शुरू है तो ये लगाएं कि एन लगेगा, ये कैसे लगेगा, ये तो वॉवेल से शुरू है, इस तरह का कहीं भी अगर प्रश्न आपके दिमाग में अगर बनता है तो एकदम इसका सरल तरीका हम आपको बताते हैं। जिस शब्द के पहले लगाना है उस शब्द को उसी तरह हिंदी में लिख दीजिए। हिंदी में लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि यूरोपियन के पहले लगाना है, नहीं समझ में आ रहा है तो इस शब्द को हिंदी में लिखिए। यूरोपियन इसी तरह लिखेगा। यहां ओ से शुरू है, वन के पहले लगाना है तो हिंदी में लिखिए वन। यहां ये एच है, आवर के पहले तो हिंदी में लिखिए आवर। एम में तो हिंदी में लिखिए एम ए, ठीक है। अब लिख दिए। अब ये देखिए कि जो ये शब्द हिंदी में आपने लिखा है, ये हिंदी में स्वर वर्ण से लिखा है कि व्यंजन वर्ण से? स्वर व्यंजन तो हिंदी में आता होगा। स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? स्वर वर्ण है अ, आ, ई, उ, ए, ये सारे है ना स्वर वर्ण। और व्यंजन है क्या? क से लेके क्या तक व्यंजन वर्ण है। अब तो स्वर मतलब वॉवेल, इंग्लिश में वॉवेल, इंग्लिश और हिंदी में स्वर, व्यंजन कॉन्सोनेंट। तो ये क्या है? ये ई से शुरू है और ये वो से शुरू है, ठीक है। लेकिन हिंदी में देखिए ये किसी से लिखा है? य से, य से। तो ये कौन सा, ये य कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। व्यंजन माने कॉन्सोनेंट हो गया, इसीलिए इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा हो गया, इसलिए ए यूरोपियन। फिर देखिए ईओ से शुरू है, वॉवेल है, लेकिन हिंदी में क्या कहेंगे? य, र, ल, व, न, वन। तो फिर ये व्यंजन है य, र, ल, व, न प्लस न बराबर वन। फिर ये कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, इसीलिए ए वन। ये हिंदी में लिखा है एक्स से, कहा गया आवर, आ, तो आ क्या है? स्वर वर्ण है, इसलिए एन आवर। एम में ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन हिंदी में एम कथी से लिखा है? ए से पहले, ठीक है। तो ए यानी स्वर वर्ण है, इसीलिए ये वॉवेल साउंड हो गया एन एम में। नहीं समझे? तो हमने कहा कि ए एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। इनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ये किसी नाउन के पहले लगते हैं और पहले लगकर उस नाउन को इंडेफिनिट या डेफिनिट बनाते हैं। चूंकि ये इंडेफिनिट या डेफिनिट दोनों बनाते हैं, इसलिए आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है। किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग निश्चित रूप से होता है,
यदि शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा, और वॉवेल से शुरू होगा तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा। ठीक है। आगे हमने कहा कि किंतु यदि कोई शब्द अगर वॉवेल लेटर से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट जैसा हो तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा, और यदि शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण यदि वॉवेल जैसा हो तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा। इसको पहचानने का तरीका हमने आपको बताया कि अगर कहीं भी असुविधा हो तो जिस शब्द के पहले लगाना है उस शब्द को हिंदी में उसी तरह लिख दीजिए, और फिर देखिए कि वो शब्द हिंदी के स्वर से लिखाता है कि व्यंजन से। यदि स्वर से लिखाएगा तो एन का प्रयोग होगा, और व्यंजन से लिखाएगा तो ए का प्रयोग। बिना संकोच करिए, उसमें कहीं कोई इफ बट सोचने का जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। समझ गए ना बात। अब है कि वैसे तो आर्टिकल का प्रयोग हमने कहा कि नाउन के पहले होता है, नाउन के पहले होता है। हमने क्या कहा, ए एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है, इनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, ये किसी नाउन के पहले लगते हैं और पहले लगकर उस नाउन को इंडेफिनिट या डेफिनिट बनाते हैं। अब हम कह रहे हैं कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, लेकिन यदि नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आएगा तो आर्टिकल नाउन के पहले नहीं, एडजेक्टिव के पहले लगेगा। और यदि उस एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आएगा तो फिर आर्टिकल उस एडजेक्टिव के पहले भी नहीं लगेगा, भाग जाएगा एडवर्ब के पहले। जैसे हमने कहा कि राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, तो बॉय क्या है, यहाँ नाउन है, इसके पहले ये यहाँ प्लेस हुआ है, नाउन के पहले। हमने कहा कि राम इज गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। अब यहाँ क्या है कि बॉय यहाँ नाउन है, गुड यहाँ एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बता रहा है, बॉय नाउन की। अब आर्टिकल क्या है कि यहाँ नाउन के पहले नहीं लगेगा, ये नहीं होगा राम इज गुड ए बॉय, नहीं। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा तो आर्टिकल नाउन के पहले नहीं, भाग जाएगा एडजेक्टिव के पहले। फिर हमने कहा कि यदि इस एडजेक्टिव के पहले अगर कोई एडवर्ब आएगा तो आर्टिकल फिर उस एडवर्ब के पहले चला जाएगा। जैसे हमने कहा कि राम इज ए वेरी गुड बॉय। अब यहां क्या है कि फिर यहां बॉय जो है ये नाउन है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, यानी राम एक लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। कथी अच्छा है, लड़का, तो यहाँ नाउन बॉय है, उसका विशेषता बताया इसलिए एडजेक्टिव हो गया। तो फिर वहाँ राम इज ए बॉय, राम इज ए गुड बॉय, तो बॉय नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, लेकिन इस अच्छा का भी विशेषता ये वेरी बताया, यानी अच्छा को बहुत अच्छा कर दिया। तो जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है वो एडवर्ब है। तो जब एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आया तब आर्टिकल एडवर्ब के पहले निकल के मार के चला आया। समझ रहे बात। तो हमने क्या कहा कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, लेकिन यदि उस नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आएगा तो आर्टिकल नाउन के पहले नहीं, एडजेक्टिव के पहले लगता है। और यदि इस एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब लगेगा तो फिर आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले नहीं, एडवर्बों के पहले चला जाता है। समझ रहे बात। तो ये ए एन टी का प्रयोग हुआ कि ए एन का प्रयोग कहाँ होता है और द का प्रयोग कहाँ होता है, सॉरी ए एन का प्रयोग कहाँ होता है। अभी अब इतना ही बात आपसे किए हैं। अब है द को डेफिनिट, ये तो इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया। अब द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, जिसकी चर्चा अभी हम नहीं किए हैं। अब आज का समय हो गया है, इसलिए द का प्रयोग, तो ए एन का प्रयोग हो गया, इसी में सारा चीज हो गया। अब द का प्रयोग
यानी यूज ऑफ द का प्रयोग, ये थोड़ा ज्यादा है इसमें बात, तो इसलिए यह समाप्त भी नहीं हो सकता है, तो इसकी चर्चा हम कल के क्लास में करेंगे, ठीक है। बाकी हमने कहा है आपसे इंग्लिश एकदम सरल भाषा है, बस एक चीज का खाली आप ध्यान कीजिएगा कि एब्सेंट नहीं होना है। जब तक क्लास नहीं शुरू हो रहा है यहाँ ऑफलाइन, तब तक आप लगातार वीडियो देखते रहिए, उसको बराबर चला चला के देखते रहिए, रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान। और जब ऑफलाइन क्लास हो जाएगा तब तो हम रूबरू हो जाएंगे, एक दूसरे से सामने सामने हो जाएगा, तब कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। तो बाकी बातें अब कल होंगी। ओके देन, थैंक यू।